आओ अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन हाईकोर्ट देख रहे थे, अब हाईकोर्ट में देखते हैं रिमूवल। ठीक है, जजेस का रिमूवल। सबसे पहले लिखा हुआ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड जो है ये केवल राष्ट्रपति के लिए यूज आया है, हाईकोर्ट जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए ये वर्ड यूज नहीं है। ठीक है ना। जजेस इंक्वायरी एक्ट है, अभी अपन नीचे देखेंगे 1968 जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, उसके अंदर रिमूवल वर्ड यूज है। ठीक है, इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज है, केवल केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए। कौन सा आर्टिकल है जो गवर्न करता है? 217 है ना, उसमें 1 भी है, 217 याद रखो। देखो मैंने आपको पंजाब में विधानसभा सीटों में सीट्स बताई थी, पंजाब विधानसभा के अंदर 117। ठीक है ना, तो 17 खतरा, यहाँ 217 है। ठीक है, हटाता कौन है? रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंट वही करता। ठीक है, रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट ऑन रिको ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हटाते प्रेसिडेंट है लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे। अब ये पार्लियामेंट वाला जो सिस्टम है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर प्रीमियर में आते हैं और इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछी जाती है। तो पार्लियामेंट में अपन देखते हैं कि दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे यहाँ मतलब पार्लियामेंट की बात है ना। अब देखो चल रहा है, अब जैसे क्या है, अपन बात कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन हाईकोर्ट जज। ठीक है, तो हाईकोर्ट जजेस को हटाने के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोई रोल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पार्लियामेंट ये लिखा हुआ, अभी मैं समझो स्टेट लेजिस्लेचर आएगा, नहीं, ये पार्लियामेंट ही अपन पढ़ी हाईकोर्ट रहे। ठीक है ना, यूं तो हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों को हटाने का तरीका एक ही है जजेस का। ठीक है, तो पार्लियामेंट में बता रहा था दो हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो किसी भी हाउस में ये इनिशिएट हो सकता है। अब यहाँ से जो मैं एक एक लाइन आपको बता रहा हूँ ना, ये हर लाइन क्वेश्चन बनती है, तो ऐसे गोलीगट फैक्चुअल माइक्रो के रूप में याद रखो। ठीक है, कि कौन से हाउस में इनिशिएट हो सकता है? किसी भी एनी हाउस, या लोकसभा या राज्यसभा में। अगर लोकसभा में इनिशिएट होता है तो 100 लोग उसको प्रपोज करेंगे, 100 लोगों के साइन होंगे उस प्रपोजल पे कि यस वी वांट टू रिमूव दिस। आपने सुप्रीम कोर्ट में वाले मेरे वीडियो देखा होगा, तो उसमें कंटेम्प्रेरी में भी हाल ही में जिस जज को हटाने की बात थी, तो ये प्रपोजल मैंने आपको दिखाया था, उसके ऊपर साइन थे बकायदा पीडीएफ। ठीक है, राज्यसभा में 50 होंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ लोकसभा राज्यसभा। अब देखो लोकसभा की स्ट्रेंथ ही ज़्यादा है, 550। ठीक है, और यहाँ अपने पास 250 ही है, तो यहाँ इसलिए ज़्यादा है, तो 100 और 100 का आधा 50। ठीक है, फिर ये क्या होते हैं 50, यूँ कह लो कि इन 50 लोगों ने साइन करके अपना ज्ञापन दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ना, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट करे, कुछ भी कर सकता है, एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एक 3 मेंबर की कमेटी बनाता है, जिसको इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं। ठीक है, कमेटी कौन बनाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्वेश्चन आता है ये, कमेटी कौन बनाता है? राष्ट्रपति नहीं बनाता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाता है, कि जिस भी हाउस में वो पेश हुआ है उस हाउस के अकॉर्डिंग कंप्लेंट जिसमें पेश हुई है। ये 3 मेंबर कमेटी बनती है, इसमें 3 मेंबर कौन होते हैं? सीजीआई या अदर जज। ठीक है ना। नेक्स्ट है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और तीसरा है अपने डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, प्रख्यात न्यायविद, ये होता है। समझ गए? तो 3 मेंबर है, और 3 मेंबर कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बनाई, और ये प्रख्यात न्यायविद किसकी नज़र में है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नज़र के अंदर है। समझ गए? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट कंसिडरिंग हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अपन ने यहाँ देखा था, देखो अपॉइंटमेंट के मामले में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली बात लागू नहीं होती हाई कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। समझ गए? फिर इफ कमेटी यस कर देती है तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर आएगा और वो पास होएगा। ठीक है, दोनों हाउसों से। समझ गए? अलग अलग दोनों हाउसेस से, जैसे लोकसभा के अंदर आया, ठीक है, 100 के साइन हो गए थे, स्पीकर ने यस कर दिया, कमेटी ने 3 मेंबर की कमेटी थी उसने यस कर दिया, तो अब लोकसभा में पास होएगा ये प्रस्ताव। किस मेजोरिटी से? अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी से। तो स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल का 50% और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ये वही बहुमत है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, कि जब किसी राज्य के अंदर विधानमंडल का जो अपन बोलते हैं उच्च सदन होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी होती है, तो विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा इसी मेजोरिटी से उस संकल्प को पारित करती है, और फिर संसद सिंपल मेजोरिटी से पारित करती है उसको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेजोरिटी वो सेम ही है विधानसभा वाली, क्या? टोटल का 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग को सब है, तो ये हो गए दोनों हाउसों के अंदर। ठीक है, जैसे लोकसभा के अंदर आ गया तो ये चीज़ है, फिर राज्यसभा के अंदर जाएगा, और राज्यसभा के अंदर भी इसी मेजोरिटी से होएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? दोनों हाउसों से सेम सेशन के अंदर होएगा। सेम सेशन कैसे? जैसे बजट सेशन के अंदर आया लोकसभा में, तो बजट सेशन में ही राज्यसभा से यस होएगा। विंटर सेशन में आया, ये मानसून सेशन में आया, तो दोनों में सेम सेशन के अंदर। समझ गए? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन द सेम सेशन। मैं बता रहा हूँ ना, ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जैसे
आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस आते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये सारे अपन को जरूरी है। इन द सेम सेशन विद स्पेशल, देखो ऐसे सारा है ना, एक एस क्या है, सेम सेशन, ठीक है, एक एस क्या है, स्पेशल मेजोरिटी, यूं। फिर बेसिस क्या है हटाने का, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी, ये वर्ड, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी, पीआई, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी, सेम एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के समान है। एक्ट कौन सा है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जैसे मैंने ऊपर बताया था। इम्पीचमेंट प्रोसेस सेम है सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है ना, सेम। तो ये लाइन 2 बार आ गई, ये इम्पीचमेंट वाला तो वर्ड हटा दो, ये नीचे वाला लाइन तो हटा दो, ये वाली लाइन तो हटा दो इम्पीचमेंट, क्योंकि इम्पीचमेंट शब्द यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है इम्पीचमेंट वर्ड, समझ गए। तो यहाँ तक अपन ने क्या समझा, किसी भी हाउस में आ सकती है, लोकसभा में आती है तो 100 सदस्य प्रपोजल के ऊपर साइन करेंगे, राज्यसभा के अंदर है तो 50, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यस कर सकता है, ना कर सकता है। अगर यस कर दिया तो कमेटी बनाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर 3 मेंबर्स की, जिसमें 3 मेंबर्स कौन होते हैं, एक तो सीजेआई या अदर जज कंसर्निंग राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर देन अगर इसने यस कर दिया तो पार्लियामेंट में, इस हाउस में आएगा और दोनों के अंदर सेम सेशन के अंदर पास होएगा। मेजोरिटी कौन सी, स्पेशल मेजोरिटी, मतलब टोटल का 50% और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, और फिर राष्ट्रपति लास्ट में साइन करेगा। मतलब पहले लोकसभा से हो गया, फिर राज्यसभा के अंदर जाएगा, यस होगा संकल्प, और फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। ये रिजोल्यूशन होता है, संकल्प होता है, ये कोई एक्ट नहीं है, समझ गए, ऐसा है, ठीक है। तो ये हटाने की प्रक्रिया है, शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, समझ गए। इसका एक स्निप ले लो और आराम से जैसे बैठ के पढ़ो करो, ठीक है ना। आप जैसे पीडीएफ नहीं मिलती है तो एक तरीका बहुत अच्छा है, स्निप लेके और फिर खुद लिखा करो, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ट्रांसफर की बात क्या है, ठीक है। ट्रांसफर की बात क्या होती है, ट्रांसफर कैसे होता है, कौन करता है ट्रांसफर, मतलब जैसे आज कोई राजस्थान हाईकोर्ट में जज, वो जबलपुर हाईकोर्ट में चले गए, बॉम्बे हाईकोर्ट में चले गए, किधर किधर चले गए, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, संसद नहीं करती है, समझो इसको, ठीक है। संसद नहीं करती है, राष्ट्रपति करता है, अपॉइंट भी राष्ट्रपति है, आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके, समझ लो। आज हाईकोर्ट जज का ट्रांसफर होता है तो किसके, सीजेआई के कहने से या डिस्कशन से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट हाईकोर्ट, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में, ठीक है। ये सीनियरिटी से आते हैं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो चीज़ अलग है, लेकिन एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर होता है। फिर बेस क्या 1977 के अंदर क्या बेस रखा है, जिसमें पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, ना कि कोई पनिशमेंट देना, है ना। ऐसा नहीं है कि सीधे कहना नहीं माना तो हमने आपको उठा के इधर से पटक दिया, नहीं, पब्लिक वेलफेयर। फिर चैलेंज किया 1994 में, यस सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब ये जो जजेस का ट्रांसफर होता है एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन सेम बेंच के अंदर ही, ठीक है ना। मतलब जो बेंच थी जिसने ये फैसला दिया कि यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, तो उसी समय ही जिस बेंच ने ये सिफारिश करी है राष्ट्रपति को, उसी बेंच के समक्ष वो इशू लाया जाएगा और वो उस पर निर्णय लेगी। कंसल्ट 1998 के अंदर 3 जजेस केस है जिसमें कंसल्टेशन मस्ट किया गया है, ये कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट भी करेगा। तो ये 3 जजेस केस ही है, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट वाली फाइल में बहुत से बता रखा है। 3 जजेस केस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जज, ठीक है ना। इसमें 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है ना। 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन कौन से, एक तो जहाँ से जा रहा है और एक जहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो राजस्थान हाईकोर्ट से जा रहे हैं और एमपी हाईकोर्ट में जा रहे हैं, तो दोनों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा कौन, राष्ट्रपति। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस प्लस 4 जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस है ना, ये तो राय मशुरा करेंगे उनसे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पर, वो सुप्रीम कोर्ट एंड 4 सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जजेस, और 2 कौन है, मतलब ये इन 2 के अलावा है, देखिए एक तो सुप्रीम सीजेआई, दूसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस 4, और 2 ये 2, ऐसे समझ गए। तो टोटल ये हो गए अपने 7 जने, ठीक है। और कंसल्टेशन मस्ट है, ये 3 जजेस केस है, इसमें अपन को ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। एक ही जैसे 3 जजेस केस, 3rd जजेस केस है ना, तो ये क्या मतलब 3 जजेस केस हुए, एक 1981 का है पहला एसपी गुप्ता, सेकंड है अपने 1993 का, और तीसरा है 1998 का। ये इन कंसल्टेशन को लेके ही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो किन से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप 4 सीनियर मोस्ट जजेस से,
ठीक है, और प्लस 2 हाई कोर्ट कंसर्निंग 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से, और कंसल्टेशन मस्ट है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि फ्रीडम की, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको क्या क्या फ्रीडम मिले हुए हैं उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रीडम देखते हैं अपॉइंटमेंट बाई पार्लियामेंट, संबंधित राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर का कोई योगदान नहीं है, पार्लियामेंट का कोई योगदान नहीं है। टेन्योर नॉट, मतलब ये नॉट ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, नॉट ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने देख रखा है कि भाई मैक्सिमम एज होती है हाई कोर्ट जजेस की, रह सकते हैं, मिनिमम तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम 62 है, ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया जो है तो वो राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड नहीं है, ये तो संसद हटाती है, हटाते राष्ट्रपति फाइनली, लेकिन संसद में स्पेशल मेजोरिटी से पास होएगा कि नहीं होएगा, प्रपोजल आएगा, कमेटी, 3 स्टेप है देखो, प्रपोजल का, कमेटी का, और फिर सेशन के अंदर वो यस होएगा सेम सेशन में, दोनों हाउसेस से, स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। टेन्योर राष्ट्रपति, ये टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की टिल नहीं होता है, ठीक है, पार्लियामेंट हटाती है। कंडीशन क्या है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है सर्विसेज की, है ना, और वो जजेस की नियुक्ति के होने के बाद उनके डिसएडवांटेज के अगेंस्ट में वो कम नहीं की जा सकती हैं, सैलरी बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं की जा सकती। जैसे अभी कितनी कर रखी है हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की, यस 2,50,000 पर मंथ, और जजेस की 2,25,000। फिर जो सैलरी मिलती है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलती है, और पेंशन जो मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, और ये कंसोलिडेटेड फंड का जो होता है चार्ज पार्ट होता है, मतलब इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, ये चार्ज एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड का। तो सैलरी मिलती है स्टेट के संचित निधि से, और पेंशन मिलती है भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड। फिर डिस्कशन नहीं हो सकता, ठीक है ना, जो भी कंडक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सॉरी, वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर किसी भी जज के बिहेवियर को आप डिस्कस नहीं कर सकते। फिर रिटायरमेंट का आर्टिकल 220-220, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर आप वकालत नहीं कर सकते कहीं भी एक्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट। जैसे मान लो राजस्थान हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं तो राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते, अन्य किसी हाई कोर्ट में कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं, सेम हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, समझ गई ये। फिर मतलब सेम हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, और इन 2 कोर्टों के अलावा कहीं नहीं कर सकते। जैसे कहीं किसी भी राज्य के सेशन कोर्ट में नहीं कर सकते, या तो सुप्रीम कोर्ट करोगे या दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में कहीं नहीं कर सकते, म्युनिसिपल कोर्ट में नहीं कर सकते, ऐसे। पनिशमेंट दे सकता है अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट के लिए, आलोचना के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, ठीक है ना, पनिशमेंट दे सकता है। खुद का स्टाफ नियुक्त करता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट सॉरी, और कौन नियुक्त करता है उस स्टाफ को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। जब हाई कोर्ट में भर्तियाँ होती हैं तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। ज्यूरिडिक्शन क्या है, ज्यूरिडिक्शन क्या है, घटाया नहीं जा सकता, ठीक है, बढ़ाया जा सकता, और ये बढ़ाती कौन है, संसद बढ़ाती है, ठीक है ना, ये अपन को ध्यान में रखना। फिर एक आपको ध्यान है, मैंने बताया था कि ऐसा कोई बिल है स्टेट लेजिस्लेचर का जो कि हाई कोर्ट की पावर्स को कम करने का मकसद रखता है, ठीक है, तो वो ऐसा बिल गवर्नर द्वारा रिजर्व किया जाना है, राष्ट्रपति के लिए मस्ट है, ठीक है, मतलब गवर्नर के लिए मस्ट है कि वो राष्ट्रपति को रिजर्व करे आर्टिकल 200 में, समझ गए। इतनी चीज अपन ने देखी, ठीक है। ये फ्रीडम वाले भी बहुत आते हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो में अपन ने मेन देखा रिमूवल, है ना, तो रिमूवल वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखो, पकड़ के रखो, समझ के रखो, ओके। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, कार्यकारी सीजे है, देखो अब इसमें देखो जो समझने वाली बात है ना, यहाँ पे तो देखो लिखा हुआ है सीजे, और अदर जगह लिखा हुआ है जे, है ना। तो पहले में है क्या, इसको अपन बोलेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस, और बाकी के अंदर है देखो ये एडिशनल जज, ठीक है, और ये है अपने एक्टिंग जज कार्यकारी, और ये है सेवानिवृत्त जज। तो कहने का मतलब इन तीनों के अंदर जज है, और फर्स्ट के अंदर है सीजे, एक्टिंग चीफ जस्टिस, समझ गए। अब इनका जैसे सेम टू सेम मैंने सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में पढ़ा है मैं, वो कि वही कॉन्सेप्ट लागू होता है, ठीक है। आर्टिकल देख लो अपने 3, 4, 4 और 4 है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर है क्या, एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो नियुक्ति है ये देख लो, तीनों फर्स्ट 3 के अंदर अपने राष्ट्रपति, और फिर ये भी है भी राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन से। तो अपन देखेंगे चारों के अंदर जैसे नियुक्ति एक तरह से है राष्ट्रपति, समझ गए। अब ये होता है कि इनकी भाई नियुक्ति कब कब होती है, ओकेजन क्या है, ठीक है। और जो इधर वर्ड लिखे हो ना वो बता देता हूँ, कार्यकारी चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, एडिशनल जज, ठीक है, ये है एक्टिंग जज, ये तो एडिशनल अतिरिक्त, ये कार्यकारी, इधर दोनों, इधर भी कार्यकारी, ये चीफ जस्टिस था, ये कार्यकारी जज है, और ये है रिटायर्ड जज, समझ गए। तो पहले तो वर्ड को पकड़ लिया अपने, 4 कॉन्सेप्ट है, 1, 2, 3, 4।
एक चीफ जस्टिस से रिलेटेड है, बाकी सारे जजों से रिलेटेड है। चीफ जस्टिस है कार्यकारी, एक्टिंग, तो जो पद पे जो चीफ जस्टिस है वो किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे, है ना, तो वो टेम्परेरी जो एक सीट खाली हुई कुछ समय के लिए अब्सेंट जब वो रहे, तो उस समय कार्यकारी चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं। पहली चीज तो ये है। और बाकी 3 जो है वो जजेज है। सबसे पहले में एडिशनल जज, दूसरे में वही कार्यकारी जज, ठीक है, और तीसरे के अंदर है रिटायर्ड जज। आर्टिकल अपने देख लिया 223, 24 से, ठीक है। राष्ट्रपति आ रहा है सबके अंदर, समझ गए। और आगे इनका मकसद लिखा हुआ। तो पहले तो इतनी चीज समझो, एक बार स्निप लेके इसको बनाओ, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ते हैं इसमें ये होता क्या क्या है। जैसे मैंने बताया एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि जो पद पे जो चीफ जस्टिस बना हुआ है वो अब्सेंट है, पोस्ट वेकेंट हो जाती है, मान लो डेथ हो गई, या इनकेपेबल है कार्य करने के, अब्सेंट वेकेंट इनकेपेबल है कार्य करने के, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। एक्टिंग कार्यकारी, जैसे एक्टिंग मैंने बताया था कि गवर्नर का पद भी कभी वेकेंट नहीं रहता, तो एक्टिंग गवर्नर बनाया जाता है कार्यकारी, ठीक है। तो ये कार्यकारी चीफ जस्टिस है। नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सब में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही है, वो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। नेक्स्ट है अतिरिक्त या अपर, इंग्लिश में बोलेंगे एडिशनल जज। तो देखो कोई भी चीज एडिशनल कब लगाई जाती है कि जो ऑलरेडी आपके पास है ना वो कम पढ़ रहे हैं। कम क्यों पढ़ रहे हैं, या तो काम का भार ज्यादा है, काम का भार ज्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीट्स पूरी भरी हुई नहीं है, तो एक्टिंग एडिशनल जजेस की नियुक्ति की जा सकती है, अतिरिक्त एडिशनल जज की, ठीक है। नियुक्ति वही राष्ट्रपति करेंगे आर्टिकल 2 to 4 की तरफ जगह, मतलब आर्टिकल 2 to 4 के तहत, और 24 घंटे काम करेंगे, तो लिखा हुआ है 2 to 4। और मैक्सिमम कितने साल के लिए करेंगे, 2 साल के लिए, तो मैक्सिमम 2 साल के लिए और 24 घंटे काम करेंगे, तो 224 आ गया। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा एडिशनल जज की। नेक्स्ट आता है ये एक्टिंग जज। तो जैसे एक्टिंग कार्यकारी, एक्टिंग चीफ जस्टिस था, ऐसी एक्टिंग जज है, तो वही आर्टिकल 2 to 4 नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। कब, जब जो जजेज हैं वो असमर्थ है कार्य करने में किसी भी कारण से, किसी जज को चीफ जस्टिस बना दिया, जैसे यहाँ पे जज जो थे उनको तो एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया, तो जजेस की सीट कम होगी ना, वहाँ पड़ गए, तब ये किनकी कार्यकारी जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। किनकी करेगा, जो कि हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हों, वही 2 योग्यताएं, सिटीजन और दूसरा 10 साल का एक्सपीरियंस, एडवोकेसी हाईकोर्ट में करी हो कंटिन्यू रूप में, या 10 साल के लिए आपने जुडिशियल वर्क किया हो कंटिन्यूटी में। कब तक एयर पोस्ट पर रहेंगे, टिल फ्रेश अपॉइंटमेंट जब तक नहीं होते, और मैक्सिमम भी रह सकते हैं 62 साल की उम्र तक, ठीक है ना। जैसे अभी ऊपर देखा अपन ने कि मैक्सिमम 62 साल होती है, 62 ईयर्स, ठीक है ना। ये है। फिर सेवानिवृत्त, कि कोई हाईकोर्ट का जज रिटायर हो गया, उसको वापस से अपन ला सकते हैं हाईकोर्ट के अंदर। लाता कौन है, राष्ट्रपति की प्रायर अप्रूवल जरूरी होती है, और यहाँ पे लिख लो कंसेंट। पहले तो सबसे पहले तो जो कंसेंटिंग जो जज है रिटायर्ड, पहले तो उसकी यस ली जाएगी, इच्छुक हो हाँ हाँ जी हाँ, तो फिर राष्ट्रपति देता है रिकमेंडेशन, और नियुक्त कौन करता है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस को नियुक्त करता है, ठीक है। और वेतन भत्ते सुविधाएं जो है ये सब हाईकोर्ट के जज के समान होती हैं, लेकिन वो हाईकोर्ट के जज के समान नहीं होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि जैसे हाईकोर्ट के जज की बीच, आप कभी कोर्ट रूम में जाओगे तो बीच में सामने ही जज की सीट रहती है, तो वो सीट पर नहीं बैठती है, साइड में नीचे सीट लगाई जाती है अलग, समझ गए। ये है हाईकोर्ट के जज वाले कैडर में इनकी गिनती नहीं होती है, ठीक है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में अपने टोटल अपने 50 जजेज हैं, BCJ CJR विद चीफ जस्टिस राजस्थान, टोटल 50 हैं, उसमें इनकी गिनती नहीं होगी अलग, है ना, क्योंकि तो रिटायर्ड है, फॉर टाइम बीइंग है, ऐसे, समझ गए। तो ये चीज है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, अब्सेंट, वेकेंट या इनकेपेबल, एडिशनल जज अतिरिक्त अपन ने कर दिया क्योंकि काम का लोड ज्यादा तो कर दिया, और मैक्सिमम 2 साल के लिए रहेंगे। देखो यहाँ 2 है, 2 यहाँ भी है, लेकिन ये 62 है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये 62 है और ये ओनली 2 है, ठीक है। 62 किसमें, एक्टिंग जज में, कार्यकारी, क्योंकि भाई वो तो कार्यकारी है ना, तो कब तक रह सकता है, 62 ईयर्स तक रह सकता है ऐसे, क्योंकि जज की एज 62, और ये अपन ने फॉर द टाइमिंग है तो 2 साल के लिए मैक्सिमम, ऐसे। तो ये अपन को समझना है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल जज, फिर वापस से एक्टिंग जज और रिटायर्ड जज, ठीक है। रिटायर्ड जज में जो है पहले उस व्यक्ति कंसेंट, संबंधित रिटायर्ड पर्सन की कंसेंट, देन राष्ट्रपति और देन हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस को नियुक्त करेंगे, ठीक है। और वेतन भत्ते सुविधाएं सब हाईकोर्ट के जज के समान, लेकिन हाईकोर्ट का जज इक्विवेलेंट वो नहीं होता, वो सीट पर नहीं बैठते हैं, जज की सीट पर साइड में बैठते हैं। ये दिख रहा है, नॉट इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे।
समझ गए इतनी चीज? तो ये छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट था, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है उसके बारे में, कितने प्रकार के जुरिडिक्शन, तो यहाँ 7 लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, यहाँ पे होता है, वो अलग है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन पढ़ो, बहुत से बताए हुए मैंने। तो ओरिजिनल या प्रारंभिक क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो, मतलब नोट बाई अपील, मतलब डायरेक्ट आप हाई कोर्ट के अंदर आ सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहले सेशन कोर्ट में करो और फिर आप हाई कोर्ट के अंदर आओ, नहीं। ओरिजिनल जुडिक्शन मतलब होता है कि ये मामले ओरिजिनल रूप से मतलब डायरेक्टली हाई कोर्ट सुन सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है ओरिजिनल जुडिक्शन, वो अलग होता है। लेकिन कौन से ऐसे मामले होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील मतलब फाइल कर सकते हो, अपील करने की जरूरत नहीं होती। अपील का तो मतलब क्या होता है, पहले सेशन कोर्ट में हारे फिर ऊपर आ रहे हैं, वो अपील होती है। तो ओरिजिनल वो तो आगे आएगा एपीलेट जुडिक्शन, ठीक है ना, वो तो यहाँ आया एपीलेट जुडिक्शन। तो अब सबसे पहले देखते हैं, इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हुआ है एमपी एमएलए का, तो ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है, किसमें, संबंधित हाई कोर्ट में। रेवेन्यू कलेक्शन संबंधी कोई एक्ट है, वो ओरिजिनल जुडिक्शन हाई कोर्ट का। फंडामेंटल राइट्स का वोल्यूशन होता है, तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में भी यही है। फिर नेक्स्ट है रिट जुडिक्शन, टोटल 5 रिट होती हैं अपने मतलब अपने हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टिट्यूट और क्यू वारंटो, सब पढ़ाई हुई है आर्टिकल नंबर 32 अपने फंडामेंटल राइट्स में। देखो आप, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत, ठीक है। और ये जो है ना हाई कोर्ट का रिट जुडिक्शन है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में, बताया मैंने फंडामेंटल राइट्स में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में तो लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास रिट ओनली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जबकि 226 में लिखा हुआ है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे तो कर ही सकता है, साथ में लिखा हुआ कि फॉर अदर पर्पजेज। वाइड कैसे हुआ? क्योंकि यह वर्ड लिखा हुआ कि अदर पर्पजेज के लिए भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। तो ये अदर पर्पज जो है ना, फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के अलावा अदर पर्पज जो के लिए रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, वही हाई कोर्ट के रिट जुडिक्शन को बहुत ज़्यादा वाइड बना देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कोर्ट का रिट जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से वाइड क्यों है? क्योंकि ये अदर पर्पज वर्ड लिखा हुआ ओपी, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट जुडिक्शन है अपीलेट जुडिक्शन, ये अपील सुनता है किसकी? दीवानी, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं अपने कोर्ट हर जिले के, हर राज्य में, हर जिले में। तो सेशन जो होता है, सेशन कोर्ट जो होता है ये क्रिमिनल केसेस देखता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है दीवानी मामले देखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं दीवानी कोर्ट, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जिला न्यायालय जिनको बोला जाता है। और फौजदारी मामले ये सेशन कोर्ट देखता है, यहाँ जैसे उन्होंने बताया सत्र न्यायालय, इनकी अपील जो होती है ये हाई कोर्ट में होती है। और फिर एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फौजदारी न्यायालय सेशन कोर्ट ने कोई डेथ सेंटेंस दे दिया, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। तो कैपिटल इसलिए क्योंकि सिर को फ्रेंच इटालियन भाषा में कैपिटा बोला जाता है, तो इसमें धड़ अलग से सिर धड़ से अलग हो जाता है, तो इसलिए वो सिर अलग हो गया, सिर मतलब कैपिटा, तो इसलिए बोलते कैपिटल पनिशमेंट। ऐसे नहीं कि कैपिटल लगती है, कैपिटल जैसे पर कैपिटा इनकम आते हैं इसमें। तो जैसे देश की इनकम है 100 रुपये और 10 लोग रह रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम क्या है? 10। पर कैपिटा मतलब पर हेड इनकम कितनी आ रही है आपके पास, तो ये पर कैपिटा होती है। तो कैपिटल पनिशमेंट देता है कोई सेशन कोर्ट, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट की यस लगना जरूरी है, तभी वो एग्जीक्यूट हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट देखते हैं सुपरवाइजरी जुडिक्शन हाई कोर्ट का क्या है। आर्टिकल 227 228 में आता है, ये सबॉर्डिनेट कोर्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनका ये सुपरविजन करता है। फिर रिकॉर्ड की कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब हाई कोर्ट के जो केस लॉ है ये नज़ीर के रूप में काम आते हैं, कोर्ट किए जाते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर और दूसरे हाई कोर्ट्स में। जुडिशल रिव्यू ये खुद मतलब खुद के डिसीजंस को भी रिव्यू कर सकता है, और एक्ट को रिव्यू करता है ये सेंटर और स्टेट के, ठीक है। ये जुडिशल रिव्यू है, ठीक। आर्टिकल 13 के अंदर भी जुडिशल रिव्यू है, वो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में है, और यहाँ अपने हाई कोर्ट के संदर्भ में है, ओके, ठीक है ना। जुडिशल रिव्यू देखो, जुडिशल रिव्यू में यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि ये सेंटर और स्टेट दोनों के कानून को रिव्यू कर सकता है। फिर ये 7th को ऐसा बिंदु है नहीं, बुक में टोटल 7 बिंदु है, तो ये सुपरविजन के अंदर ही अपन ने दोनों पॉइंट एक कर दिए, जो बुक में 2 अलग अलग हो रखे हैं। सुपरविजन करता है सबॉर्डिनेट कोर्ट के, मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर जिले में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनको रिव्यू उनके ऊपर सुपरविजन करता है, ठीक है। ये एक दो जुडिशल, ये जो लिखा हुआ है ना रिकॉर्ड, इसमें आप लिख लो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, COR, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जो होता है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के 2 मतलब होते हैं, एक तो ये लीगल रेफरेंस में नज़ीर के रूप में काम आते हैं इनके डिसीजंस,
और दूसरा दूसरा ये अपने कंटेम्प्ट अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार इनको होता है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं, COR। तो दो मतलब होते हैं इसके, एक तो लीगल रेफरेंस के रूप में आते हैं इनके केस डिसीजंस, नज़ीर के रूप में कोर्ट किए जाते हैं कि संबंध हाई कोर्ट ने भैया उस केस लॉ में ऐसा बोला था इसलिए आप ऐसा डिसीजन अब दें, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में और दूसरे हाई कोर्ट्स में भी। और दूसरा अपने कंटेम्प्ट अवमानना के लिए ऐसा कोर्ट ने सरकार को बोला कि आप ऐसा करें, इनको नियुक्ति दें, फिर वो नहीं देते हैं डिपार्टमेंट नियुक्ति, तो आपने कंटेम्प्ट हो गया फिर वो हाई कोर्ट का, तो उसके लिए दंड दे सकता है वो कोर्ट। और जुडिशियल रिव्यू में ही सेंटर के कानून को भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ये 7वां बिंदु कुछ भी नहीं है, ये मर्ज कर दिया मैं नहीं हूँ इसलिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपना ये जुडिक्शन देखे अपन ने हाई कोर्ट के शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे। तो ये चैप्टर नंबर 34 का एंड है यहाँ से। तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखोगे तो उससे और समझ में आएगा। घटना चक्र है, अरिहंत है, उनसे क्वेश्चन निकालो और क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन एक मैप के रूप में हाई कोर्ट को और देख लेते हैं। तो मैप में वो मैंने समझा रखा है काफ़ी अच्छा कि कौन सा हाई कोर्ट का बना, बेंच किसकी हैं, सबसे ज़्यादा बेंच कौन से हाई कोर्ट के लो, मैं वो पूछता हूँ, मुझे दो एक बार कमेंट करके बताओ कि हम इंडिया में कौन से हाई कोर्ट की बेंच सबसे ज़्यादा है। सीट एक होती है, फिर बेंच अलग होती है, तो किस हाई कोर्ट की बेंच सबसे ज़्यादा बताओ मेरे को, गुवाहाटी की या अपने बॉम्बे हाई कोर्ट की, बताओ एक बार कमेंट करके। फिर नेक्स्ट अपन मैप में वो देखते हैं, आ जाओ।